नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड के कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से रम्य संस्कृतम इस पाठ के अंतर्गत अव्ययों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धातु साधित अव्यय दो प्रकार के होते हैं, पूर्वकालवाचकम तथा हेत्वार्थकम। पूर्व कालवाचक के भी दो प्रकार है, त्वांतम तथा ल्यबंतम। दोनों का अर्थ समान होता है। हेतवर्तकम में तुमंतम होता है। संस्कृत प्रत्यय की परिभाषा देखते हैं। कुछ अव्यय ही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उसमें से पहला है पूर्व कालवाचक त्वांतव्य, दूसरा है पूर्व कालवाचक ल्यबंतव्य तथा तीसरा पूर्व कालवाचक तुमंतव्य। पहले हम पूर्व कालवाचक त्वांतव्य के बारे में जानेंगे। धातु अथवा प्रातिपदिक के बाद जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहा जाता है। त्वांत प्रत्यय जहां दो या दो से अधिक क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है, वहां कर या कर के अर्थ में धातु से त्वांतव्य होता है। देखिए, यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य किया जाता है वह त्वांतव्य लगता है और यह त्वांतव्य भूतकालवाचक होता है। और दो या दो से अधिक जो क्रियाएं होती है उनका कर्ता केवल एक ही होना चाहिए। अब हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर धातु जमा प्रत्यय दिए हुए हैं तथा उसके रूप और हिंदी में अर्थ दिया है। पहला देखते हैं, धातु पठ है, पठ जमाक्त्वा पठित्वा हो जाएगा रूप, अर्थात पढ़कर। अस जमाक्त्वा भूतवा हो जाएगा होकर, अस धातु भूतकालवाचक में भू बन जाता है। चल जमाक्त्वा चलित्वा चलकर, पत जमाक्त्वा पतित्वा गिरकर। अब आप लोग सोचते होंगे धातु तो पठ है और रूप बना है पठित्वा, तो ई की मात्रा कहाँ से यहाँ पर आ गई? तो यहाँ पर संस्कृत व्याकरण के कुछ नियम लागू होते हैं। उनके अनुसार ही यहाँ पर जो ये क दिख रहा है त्वा का, तो ये क का लोप हो जाता है और त्वा शेष रहता है। उसी प्रकार ई का आगम हो जाता है और पठ बन जाएगा पठी। पठ जमाक्त्वा पठित्वा, चल जमाक्त्वा चलित्वा, ई का आगम हो जाता है। अब अगला धातु देखते हैं, नम जमाक्त्वा नत्वा नमन करके। तो अब हम सोचेंगे यहाँ पर नम है और यहाँ पर केवल न दिखाई दे रहा है और त्वा जुड़ गया है, तो कैसे? यहाँ पर भी संस्कृत व्याकरण का नियम है, यदि धातु के अंत में म या न हो तो उस म और न का लोप हो जाता है और ई का आगम नहीं होता है, ई नहीं जुड़ेगा। कब ई नहीं जुड़ेगा? जब धातु के अंत में म या न हो, तो उन दोनों का ही लोप हो जाता है और ई भी नहीं जुड़ता है। म या न का लोप हो जाता है, ई नहीं जुड़ेगा। उसी प्रकार यदि धातु का अंतिम वर्ण च या ज हो तो दोनों के स्थान पर क हो जाता है। जैसे कि पच जमाक्त्वा हो जाएगा पक्त्वा। ये जो च है, च या ज होगा तो उनका लोप हो जाता है और उसके स्थान पर क आ जाता है, अर्थ हो जाएगा पकाकर। अगला धातु देखते हैं, दृश्य जमाक्त्वा दृष्टवा देखकर। अब यहाँ पर श बन जाएगा श। कैसे? यदि धातु के अंत में श हो तो उसकी जगह श हो जाता है। उसी प्रकार त्यज जमाक्त्वा त्यक्त्वा हो जाएगा त्याग कर। देखिए ज आया हुआ है तो च या ज के स्थान पर क हो जाता है, त्यज जमाक्त्वा त्यक्त्वा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। किम कृत्वा क्या करके।
यहाँ पर चित्र में बालक दिखाई दे रहा है। बालक दो क्रियाएं कर रहा है। पहली क्रिया है पुस्तकम पठति तथा दूसरी क्रिया है पाठशालाम गच्छति च। अब इन दोनों क्रियाओं का पठति तथा गच्छति दोनों क्रियाओं का कर्ता बालक एक ही है। यदि हिंदी में हम दो क्रिया लेते हैं, बालक पुस्तक पढ़ता है, विद्यालय जाता है, तो इन दो वाक्यों को यदि हमें एक वाक्य में परिवर्तित करना हो तो कैसा होगा यह वाक्य? बालक पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। क्या हो जाएगा? पुस्तक पढ़कर। वही संस्कृत में आपका हो जाएगा बालकः पुस्तकं पठित्वा पाठशालां गच्छति। जो अंतिम क्रिया है वह समान रखनी है। केवल जो अंतिम क्रिया से पूर्व जो क्रिया होती है वहां पर हमें ई का आगम कुछ धातु में करके त्वा जोड़ना होता है। दूसरा वाक्य देखिए, माता है, पाकम करोति भोजनम परिवेशयति च। कौन सी दो क्रिया कर रही है? पाकम करोति और भोजनम परिवेशयति। इन दो वाक्यों को हमें एक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो पहली क्रिया भूतकालवाचक में हो जाएगी, जैसे हिंदी में माता खाना पकाती है, भोजन परोसती है। इसका एक वाक्य क्या होगा? माता खाना पका कर भोजन परोसती है। वही संस्कृत में होगा माता पाकम कृत्वा भोजनम परिवेशयति। पठित्वा कृत्वा इत्येतानि पूर्वकालवाचक त्वान्तव्ययानि। अब हम ल्यप प्रत्यय अर्थात ल्यबंत के बारे में देखते हैं। जब क्रिया अर्थात धातु से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा होता है तो वहां त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ल्यप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में ही होता है। ल्यप प्रत्यय में से ल तथा प का लोप हो जाने पर केवल य शेष रहता है। इस अव्यय का भूतकाल में ही प्रयोग होता है। मैंने पहले ही कहा था ल्यप तथा त्वांत दोनों का अर्थ कर या कर के ही है, परंतु जिन क्रियाओं के पूर्व अर्थात धातु के पूर्व हमारे जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है उनमें से कोई एक जुड़ा हुआ होगा तब हमें ल्यबंत का प्रयोग करना है। ये यदि नहीं जुड़ा है, केवल क्रिया दी हुई है, तब हमें त्वांत का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब 22 उपसर्गों में से कोई एक उपसर्ग क्रिया के पूर्व जुड़ा हुआ होगा तब हमें ल्यबंत का प्रयोग करना है। यदि उपसर्ग से रहित क्रिया होती है तब हमें त्वांत का प्रयोग करना है। उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ उपसर्ग है, आ उपसर्ग आया है, धातु है गम और प्रत्यय लगेगा ल्यप क्योंकि उपसर्ग आया है गम के पूर्व, तो आपका रूप बन जाएगा आगम्य। आ उपसर्ग, धातु है नी, प्रत्यय लगा है ल्यप, रूप बन जाएगा आनीय। वी उपसर्ग, धातु जी जमा ल्यप हो जाएगा विजित्य। वी जमा स्मृ जमा ल्यप हो जाएगा विस्मृत्य। सम जमा रक्ष जमा ल्यप संरक्ष। सम जमा पठ जमा ल्यप संपठ्य। यहाँ देखिए अद्वैत है, अद्वैत दो क्रियाएं कर रहा है, वृक्षम आरोहति, दूसरी क्रिया है उपविशति च। अब यहाँ पर आरोहति इस क्रिया को हमें देखना है। क्रिया के पूर्व आ उपसर्ग आया हुआ है तो यह वाक्य किस में चला जाएगा? ल्यबंतम में चला जाएगा। हो जाएगा आपका एक वाक्य अद्वैतः वृक्षम आरुह्य उपविशति। दूसरा वाक्य देखते हैं, वृद्धा देवं प्रार्थयते, दूसरी क्रिया करें निद्राम करोति च। अब प्रार्थ में प्र हमारा उपसर्ग लगा हुआ है तो वाक्य बन जाएगा वृद्धा देवं प्रार्थ्य निद्रां करोति। आरुह्य प्रार्थ्य इत्येतानि पूर्वकालवाचक ल्यबंत अव्ययानि।
अब यहाँ पर और उदाहरण देखते हैं। नीरजः वर्गे प्रविशति तदनंतरम आसने उपविशति। नीरज वर्ग में प्रवेश करता है और उसके बाद आसन पर विराजमान हो जाता है। तो एक वाक्य क्या हो जाएगा? प्र उपसर्ग लगा है तो नीरजः वर्गे प्रविश्य आसने उपविशति। भारती आसने उपविशति पुस्तिकायां लिखति च। भारती दो क्रियाएं कर रही है, आसन पर बैठती है और पुस्तिका में लिखती है। अब यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, हमारा उत्तर हो जाएगा भारती आसने उपविश्य पुस्तिकायां लिखति। जहां क्रिया के पूर्व उपसर्ग हमें दिखाई देगा वहां पर हमें ल्यबंत का प्रयोग करना है। शुभदा आपणं गच्छति धनम ददाति पुस्तकम आनयति पठति च। अब यहाँ पर शुभदा दो से अधिक क्रियाएं कर रही है। देखते हैं, पहली क्रिया क्या है? आपणं गच्छति, दुकान जाती है। धनम ददाति, पैसे देती है। पुस्तकम आनयति, पुस्तक लाती है। पठति च, और पढ़ती है। अब अंतिम क्रिया के पूर्व जितनी क्रियाएं आई है उन्हें देखते हैं। गच्छति, गच्छति में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है तो गच्छति कहाँ चला जाएगा? ल्यबंत या त्वांत? त्वांत में चला जाएगा। धनम ददाति, यहाँ पर भी ददाति में कोई उपसर्ग नहीं है, ये भी त्वांत में चला जाएगा। पुस्तकम आनयति, परंतु यहाँ पर आनयति में आ उपसर्ग लगा है तो यह ल्यबंत में चला जाएगा। और जो अंतिम क्रिया है उसे वैसे ही रखनी है। तो हमारा वाक्य हो जाएगा शुभदा आपणम गम जमा कत्वा गत्वा। शुभदा आपणम गत्वा धनम दत्वा पुस्तकम आनीय पठति। अब यहाँ पर कुछ वाक्य है, उनमें हम भेद देखते हैं। पहला है साधवः फलानि दत्वा निर्गच्छन्ति। अभी यहाँ पर दत्वा में कोई उपसर्ग नहीं है तो कत्वा में चला जाएगा ये। वही उपसर्ग वाला वाक्य देखते हैं। साधवः फलानि प्रदाय निर्गच्छन्ति। प्रदाय, प्र उपसर्ग लगा है इसीलिए ल्यबंत में गया है वाक्य। वृद्धा देवं नत्वा कार्यमारभते। वही वाक्य ल्यबंत में अगर उपसर्ग जुड़ता है तो कैसा होगा? वृद्धा देवं प्रणम्य कार्यम आरभते। आरक्षकः चौरं ताड़यित्वा कारागृहं नयन्ति। देखिए, ताड़यित्वा में कोई उपसर्ग नहीं दिखाई दे रहे इसीलिए यहाँ पर हमने त्वांत डाला है। वही उपसर्ग से युक्त क्रिया का वाक्य होगा आरक्षकः चौरं संताड्य कारागृहं नयन्ति। धनं हृत्वा चौरः पलायितः। धनम अपहृत्य चौरः पलायितः। अब हम हेत्वर्तक के बारे में जानेंगे। हेत्वर्तक में है हमारा तुमंतव्य। किम कर्तुम, क्या करने के लिए। के लिए, कर्तुम का अर्थ हो जाएगा के लिए। एक क्रिया होती है उस पर दूसरी क्रिया आधारित होती है, तो एक क्रिया करने के लिए दूसरी क्रिया करनी पड़ती है तब हमें तुमुन का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर युवक है, क्या क्रिया कर रहा है? चित्रपट गृहम गच्छति, चित्रपटम पश्यति च। दो क्रियाएं कर रहा है, चित्रपट गृह जाता है और चित्रपट देखता है। तो चित्रपट गृह जाने का मुख्य कारण क्या है? चित्रपट देखना है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा युवकः किमर्थम चित्रपटगृहं गच्छति। उत्तर क्या मिलेगा? युवकः चित्रपटं द्रष्टुम चित्रपटगृहं गच्छति। देखिए, द्रष्टुम देखने के लिए, स्टुम तुमनव्य है। बालकाः गृहम् आगच्छन् जलं च अपिबन्। बालक घर आते हैं और जल पीते हैं। घर आने का कारण क्या है? जल पीना। क्यों घर आ रहे हैं? तो जल पीने के लिए कहना है तो हमें तुम उनका प्रयोग करना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बालकाः जलम
पातुम, तुमुन अव्यय है, गृहम आगच्छन्। छात्राः पुस्तकालयं गच्छताम्। किमर्थं छात्राः पुस्तकालयं गच्छताम्? तो पठितुं, छात्राः पठितुं पुस्तकालयं गच्छताम्। मेघा फेनकं स्वीकरोति। किमर्थं? मेघा है, साबुन लेती है। क्यों लेती है? तो वस्त्रों को धोने के लिए। मेघा वस्त्राणि प्रक्षालयितुं, धोने के लिए फेनकं स्वीकरोति। द्रष्टुं, पातुं, पठितुं, प्रक्षालयितुम् इत्येतानि हेतुवर्थक तुमन् अव्ययानि। शुनकाः खादितुम् इच्छन्ति। शुनकाः खादितुं, खाद जमा तुमुन खादितुम, यहाँ पर भी का आगम हुआ है ना। अहम वक्तुम इच्छाम, वक्तुम बोलने के लिए। भारवाहक भारम ओढ़ुं शक्नोति, ओढ़ुं ढोने के लिए। ताः नार्यः रुचिरं पक्तुं शक्नुवन्ति, पक्तुं पकाने के लिए। जनाः भोजनं कर्तुम् आरभन्त, कर्तुं कृ जमा तुमुन, कर्तुं करने के लिए। हेतुवर्थक अव्यय तुमन। संस्कृत में तुमुन प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं। धातु के अंत में तुम प्रत्यय जोड़कर हेतुवर्थक अव्यय बनते हैं, इसलिए इन्हें तुमंत अव्यय भी कहा जाता है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ है को या के लिए। जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तथा एक ही क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे कुछ और उदाहरण देखते हैं। रामः पठितुं विद्यालयं गच्छति। राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सः कार्यं कर्तुम् इच्छति। वह कार्य करने को चाहता है, कर्तुम्। अहम फलानि खादितुम् इच्छामि। मैं फलों को खाना चाहता हूँ। सः सभायां वक्तुम् इच्छति। वह सभा में बोलना चाहता है, वक्तुम बोलना चाहता है। छात्रः विद्यालये पठितुम् इच्छति। छात्र विद्यालय में पढ़ना चाहता है। रामः ग्रामं गन्तुम् इच्छति। गांव जाने को चाहता है राम, गन्तुम जाने को। अब हम अभ्यास देखते हैं। धातोः हेतुवर्तकम् अव्ययं प्रयुज्य वाक्यं पुनर्लिखतः। पहला वाक्य है शृगालः द्राक्षाफलम, कोष्टक में क्रिया है खाद, उत्पतति। शृगाल द्राक्षाफल खाने के लिए कूदता है। के लिए हमें डालना है तो तुमंत अव्यय का प्रयोग करना होगा। उत्तर होगा शृगालः द्राक्षाफलम खादितुम् उत्पतति। दूसरा वाक्य काकः जलम, कोष्टक में पीब है, घटे उपविशति। तो कौवा जल पीने के लिए घड़े पर बैठता है। क्या होगा उत्तर? काकः जलम पातुम, पीने के लिए, घटे उपविशति। अगला वाक्य देखते हैं। शृगालः मांसखंडम लभ, काकस्य स्तुतिं करोति। लभ का क्या होगा? लब्धुम, लब जमा तुमुन लब्धुम। शृगालः मांसखंडम लब्धुम काकस्य स्तुतिं करोति। भीमं हन्, दुर्योधनः कपटम अकरोत्। हन् जमा तुमुन क्या हो जाएगा? हन्तुम। भीमं हन्तुं दुर्योधनः कपटम अकरोत्। शशकः निद्राकृ अगच्छत्। कृ जमा तुमुन हो जाएगा कर्तुम। शशकः निद्रां कर्तुम अगच्छत्। सः पत्रं, कोष्टक में लिख क्रिया है, लेखनीं स्वीकरोति। लिख जमा तुमुन लेखितुम।
सह पत्रम लेखितुम लेखनीम स्वीकरोति। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा पाठ। कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।